नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज हम अपने करंट अफेयर की क्लास में डिस्कस करेंगे 12 सितंबर 12 सितंबर से रिलेटेड करंट अफेयर को। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में हम बहुत जो G20 से संबंधित बहुत सारी चीजों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से सेशन को शेयर कर दें, सेशन को जल्दी से आप लोग लाइक करिए और साथ ही साथ डेली करंट अफेयर की जो पीडीएफ है आपको वो टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड किया जाता है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो वहां से जो है डेली करंट अफेयर की पीडीएफ को डाउनलोड कर लिया करिए और अपने शॉर्ट नोट्स बनाए, रिवीजन करिए। तो चलिए जल्दी से सेशन को शेयर करिए। क्लास स्टार्ट करूं और क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूंगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि G20 का 21वां सदस्य कौन सा देश या संघ बना है। तो देखिए, भारत के नेतृत्व में एक संघ यानी कि अफ्रीकी संघ जो है वो G20 का नया सदस्य बना है। तो जैसा कि आपको पता है, G20 सम्मेलन अभी हाल ही में संपन्न हुआ नई दिल्ली में। 18वां संस्करण था जिसकी मेजबानी भारत ने किया है, ठीक है। और इसी दौरान जो है 21वां सदस्य अफ्रीकी संघ बना है। आइए इसके बारे में देखते तो देखिए, आप देख रहे हैं नरेंद्र मोदी जी ने जो अफ्रीकी संघ के जो प्रेसिडेंट है उनको गले लगाया है, उनका स्वागत कर रहे हैं, वो उनको जो कि बधाइयां दे रहे हैं। तो नई दिल्ली में जो G20 का 18वां शिखर सम्मेलन हुआ है दोस्तों, ठीक है। कौन सा शिखर सम्मेलन था, ध्यान रखिएगा, 18वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत ने किया है और इसमें अफ्रीकी संघ संगठन जो है वो अस्थायी सदस्य के रूप में G20 में शामिल हो गया है। उद्घाटन सत्र में, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अफ्रीकी संघ के प्रमुख हैं दोस्तों, जिनका नाम है अजाली असोमनी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अफ्रीकी संघ के प्रमुख कौन है, अजाली असोमनी, उनको अस्थाई जो है सदस्य के रूप में उनको आमंत्रित किया, स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ पे, ठीक है, भारत ने प्रस्ताव रखा था सबका साथ सबका विश्वास की भावना के साथ अफ्रीकी संघ को जो है G20 में अस्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव भारत ने किया था। और यहाँ पे देखा जाए तो ये जो एक पृथ्वी के नाम से देखा जाए, यहाँ पे 2 सत्र आयोजित किए गए। पहले सत्र का नाम, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक पृथ्वी था। दूसरे सत्र का नाम एक परिवार था। तो जो पहला सत्र आयोजित किया गया एक पृथ्वी के नाम से, उस सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि सारे जो देश है, सबका साथ मतलब देश के भीतर और साथ साथ देश के बाहर भी समावेशी भावना का ये प्रतीक है कि पृथ्वी पर जितने लोग हैं सब लोग एक दूसरे के साथ मिलकर के पृथ्वी पर जो चुनौतियां हैं उनका समाधान निकालें और साथ ही साथ एक साथ जो है वो विकास की तरफ अग्रसर हो। सम्मेलन में पहले दिन देखा जाए 2 सत्र आयोजित किए गए थे, जिसका विषय क्या था दोस्तों, एक पृथ्वी और एक परिवार, ठीक है। अगर हम G20 की बात करें तो ये एक अंतर सरकारी मंच है और इसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल है। चूंकि अब यूरोपीय अफ्रीकी संघ भी शामिल हो गया एक, तो अब टोटल कितने हो गए, 21, ठीक है, 19 देश और 2 संघ शामिल हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 55 देशों वाला, अगर हम बात करें अफ्रीकी संघ में कितने देश है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा जो कॉन्टिनेंट अफ्रीका में वहां पे 55 देश है। तो 55 देशों वाला जो अफ्रीकी संघ है उसको G20 में शामिल किया जाए, अस्थायी सदस्य बनाया जाए। इसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जितने भी G20 के सदस्य देश हैं उनको 3 महीने पहले जो है चिट्ठी लिखा था, ठीक है, जिसका कि एक तरीके से उनका ये आह्वान था कि सबका साथ सबका विश्वास के लिए जो यूरोपीय संघ है उसको, यहाँ पे माफ करिएगा, जो अफ्रीकन संघ है उनको भी शामिल किया जाए, ठीक है। तो देखिए, आगे हो सकता है कि अन्य सम्मेलन में भी, जैसे कि नेक्स्ट ईयर ब्राजील जो है आयोजन करने वाला है G20 का, तो हो सकता है कि आगे चल करके अन्य भी बहुत सारे ऐसे संघ हैं, साउथ अमेरिका में भी बहुत सारे ऐसे संघ हैं जिनको शामिल किया जा सकता है G20 में, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखेगा। तो हमने यहाँ पे G20 के बारे में ये देखा। G20 देखिए, जब भी कोई सम्मेलन होता है तो एक डिक्लेरेशन जो है पास की जाती है। उसी तरीके से अगर हम G20 की बात करें जो कि भारत में आयोजित किया गया, तो उसमें जो है न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन यानी कि नई दिल्ली घोषणा को क्या किया गया, पारित किया गया, ठीक है। और इसमें देखा जाए G20 सम्मेलन में जो नई दिल्ली घोषणा पत्र को पारित किया गया, इसमें बहुत सारे विषय थे, लगभग दोस्तों 73 विषयों को शामिल किया गया है। जैसे बहुत सारे विषयों में महत्वपूर्ण विषय की देखिए बात किया जाए, समावेशी विकास है, जलवायु परिवर्तन के संकट से निपटने के लिए कार्यवाही तेज करना, भविष्य में स्वास्थ्य आपात स्थिति के दौरान अधिक मात्रा में चिकित्सा आपूर्ति तैयार करने के उपायों पर बल दिया गया। जैसे कि आप देख रहे हैं अर्थक्वेक आ रहा, अभी देखिए मोरक्को में अर्थक्वेक आया है। इसी तरह
कोविड-19 जैसी अगर कोई स्वास्थ्य आपात जैसी स्थिति अगर आ जाए तो उस दौरान जो है पहले से ही चिकित्सा आपूर्ति तैयार रखा जाए, जिससे कि मानवीय संकट कम से कम आ सके। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है इस डिक्लेरेशन में शामिल की गई है। इसी के साथ साथ जो एक परिवार नाम से जो दूसरा सत्र था, उस सत्र को प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया और संबोधन के दौरान ही उन्होंने घोषणा पत्र को, यानी कि जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन है, उसके पारित होने की जानकारी भी उन्होंने दी। ठीक है, तो ये हमने बात किया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन के बारे में। इसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे नई दिल्ली ने एक प्रस्ताव किया, ठीक है, G20 शिखर सम्मेलन में, कि एक गठबंधन बनाना चाहिए। कौन सा गठबंधन दोस्तों? तो वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन। तो इसकी भी शुरुआत की गई है भारत के द्वारा। ठीक है, तो भारत ने जो है G20 शिखर सम्मेलन के दौरान, जो कि नई दिल्ली में आयोजित किया गया, उस दौरान जो है वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन की शुरुआत किया। और इस गठबंधन का शुभारंभ जो किया गया है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। जब इसका शुभारंभ किया जा रहा था तो इस कार्यक्रम के दौरान बहुत ही महत्वपूर्ण जो है लोग शामिल थे, जैसे कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैं अल्बर्टो फर्नांडिस, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिएन लूंग, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनाकियो लुला डी सिल्वा और अन्य गणमान्य व्यक्ति जो है इस अवसर पर उपस्थित थे। इसी दौरान भारत ने एक प्रस्ताव रखा है कि जो पेट्रोल में जो हम एथेनॉल मिलाते हैं, उस एथेनॉल में, ठीक है, उस एथेनॉल को 20% तक मिलाने का पहल जो है वैश्विक स्तर पर ले जाने का प्रस्ताव रखा। चलिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, भारत ने कब तक का लक्ष्य रखा है पेट्रोल में 20% तक का जो है एथेनॉल मिलाने का? अभी देखिए 10% तक मिलाया जाता है, तो 20% तक एथेनॉल मिलाए जाने का लक्ष्य भारत के द्वारा कब तक रखा गया है? और इसी 20% एथेनॉल की जो पहल है मिलाने की, वैश्विक स्तर पर ले जाने का प्रस्ताव भारत के द्वारा रखा गया। किस गठबंधन के द्वारा? वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन के द्वारा। प्रधानमंत्री जी ने, ठीक है, सभी देशों को, जो भी G20 के देश हैं, उन सभी को जो है वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन में शामिल होने के लिए आमंत्रित भी किया। और इसी दौरान देखिए जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन हो रही है, जो पर्यावरण की चुनौतियां आ रही है, उनका आकलन करने के लिए, यानी कि प्रधानमंत्री जी ने पर्यावरण और जलवायु परीक्षण के लिए, ठीक है, कि एक तरीके से जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जो पर्यावरण की स्थिति को जानने के लिए एक G20 उपग्रह मिशन भी शुरू करने का प्रस्ताव दिया है। किससे? प्रधानमंत्री जी ने। तो देख सकते हैं आप G20 के दौरान कितनी महत्वपूर्ण चीजें शामिल की गई हैं। तो ये देखिए एक तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। G20 तो बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल अच्छे से रख लीजिएगा इसको ध्यान में। और ना सिर्फ आपके प्रीलिम्स के लिए, जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, जो लोग यूपी पीसीएस की तैयारी, जहाँ पे मेंस लिखने के लिए आता है, ठीक है, तो वहां पे आपके लिए, जहाँ पे स्टैटिक्स क्वेश्चन होंगे, वहां पे आपके लिए अच्छे से इसके बारे में जान लीजिए कि क्या प्रभाव रहा है, किस तरीके का, ठीक है, ये रहा है, इसमें क्या कंक्लूजन निकल के आया है। तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आते हैं दोस्तों अब अपने अगले प्रश्न पे। जो प्रश्न मैंने पूछा उसका आंसर करिएगा, और हाँ, वीडियो को शेयर करते रहिए, कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिए। अगला प्रश्न है हमारा कि एशिया प्रशांत के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का द्विवार्षिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो जो एशिया प्रशांत क्षेत्र के जो देश है, उनके जो राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान है, ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूट जो है, उनका द्विवार्षिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शंस आप देख रहे हैं, और ये देखिए इसका करेक्ट आंसर है नई दिल्ली में। ठीक है, तो ये 20 सितंबर को इसका आयोजन होने वाला है, जिसका उद्घाटन भारत की राष्ट्रपति जो है, यानी कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। ठीक है, किसका? तो दिल्ली में इसका आयोजन होने वाला है 20 सितंबर को, एशिया प्रशांत के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का द्विवार्षिक सम्मेलन। एशिया प्रशांत फोरम के साथ जो है साझेदारी में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा, ठीक है, देखिए इसका जो सम्मेलन जो कि नई दिल्ली में होने वाला है, तो भारत का जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, इसके द्वारा जो है इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। किसके साझेदारी में? तो एशिया प्रशांत फोरम की साझेदारी में। और इस कार्यक्रम में देखा जाए तो ये 28वीं वार्षिक बैठक होगी। इसमें जो है जो एशिया प्रशांत फोरम है, इसी कार्यक्रम के दौरान वो अपनी 28वीं वार्षिक आम बैठक का भी आयोजन करेगा। ठीक है, इस सम्मेलन की दोस्तों बात करें तो ये सम्मेलन जो है मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की 75वीं वर्षगांठ को सुनिश्चित करेगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों एवं पेरिस सिद्धांतों के 30 वर्ष पूर्ण होने का उत्सव भी मनाएगा। अगर हम बात करें नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की, जिसके द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है,
वो देखिए जो इसकी जो स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था। ठीक है, किस अधिनियम को पारित किया गया था, तो इसे देखा जाए, ठीक है, इसे 1993 के मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है, जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है जो उसको स्थापित किया गया था 12 अक्टूबर 1993 के में, और किस अधिनियम के तहत, तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत, जिसे बाद में देखा जाए दोस्तों 2006 में जो मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम के द्वारा संशोधित भी किया गया था। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये आयोग भी आपके लिए। और चूंकि एशिया प्रशांत का राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान का जो द्विवार्षिक सम्मेलन होने वाला है वो नई दिल्ली में आयोजित होने वाला है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा कावेरी वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो देखा जाए कावेरी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो किस राज्य में स्थित है, ऑप्शंस आप देख रहे हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। आइए बात करते हैं क्यों ये वन्यजीव अभ्यारण्य चर्चा में है। तो कावेरी वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि कर्नाटक में दोस्तों स्थित है, यहाँ पर पहली बार, ठीक है, जो कि इसका जो संगमा रेंज में यहाँ पे जो पहली बार, ठीक है, ल्यूसिस्टिक सांभर देखा गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये सफेद रंग का या फिर पीला कह सकते हैं दोस्तों, ये सांभर है। तो ये अपनी एक तरीके से देखेंगे तो ये अपने रंग को खो देता है। ठीक है, तो यहाँ पे ल्यूसिस्टिक सांभर को देखा गया है। ये सफेद सांभर हिरण है। इसके पहले भी बांदीपुर टाइगर रिजर्व में इसको देखा गया था। बांदीपुर टाइगर रिजर्व भी दोस्तों कहाँ पे, कर्नाटक में ही है, ध्यान रखिएगा। और अब देखा गया है कावेरी वन्यजीव अभ्यारण्य में इसे फिर से देखा गया है। अगर हम ल्यूसिज्म की बात करें जो इस हिरण को हुआ है, देखा जाए कि एक ऐसी स्थिति होती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है स्टेटमेंट की, ठीक है, ल्यूसिज्म क्या है। तो इसमें जो पशु होते हैं ना वो अपने जो उनके रंग होते हैं वो उनके रंग गायब हो जाते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे रंजकता होती है, जो उनका कलर होता है, जो एक्चुअल कलर होता है वो गायब हो जाता है और जनजाति ऐसा होता है। और फिर क्या होता है कि उनकी जो त्वचा होती है वो सफेद या पीले रंग की दिखने लगती है, जैसा कि ये हिरण आपको दिख रहा है। ठीक है, ऐसी स्थिति या जो स्थिति है इसको फेनोटाइप के कारण जो है, ये जो स्थिति है ये फेनोटाइप के कारण जन्म से ही स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हो जाती है। किसके कारण, फेनोटाइप, ये किसी भी जीवित प्राणी का एक लक्षण है फेनोटाइप। ठीक है, फेनोटाइप क्या कहते हैं, किसी भी जीवित प्राणी का एक लक्षण होता है जो कि स्वाभाविक रूप से जब वो जन्म लेता है तो उसमें ये लक्षण दिखाई देते हैं। और ये जो किसी पशु के विकास में किसी भी दोष के कारण, इसके कोई भी इसका कारण हो सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो ये जो आप अगर ल्यूसिज्म की दोस्तों बात करें तो एक और भी विकार होता है जिसका नाम है एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म में दोस्तों आंखें जो होती हैं दोस्तों वो गुलाबी या लाल रंग की हो जाती हैं, लेकिन ये एल्बिनिज्म से अलग होता है। और ये ऐसी स्थिति होती है जिसमें पशु की जो त्वचा होती है उसमें किसके, देखिए हमारे त्वचा में जो रंगों का जो योगदान होता है किसके कारण होता है, मेलाटोनिन के कारण होता है। ठीक है, तो मेलाटोनिन के कारण ही उसी कमी से उत्पन्न होता है। तो जितना कम मेलाटोनिन होगा वो सफेद रंग उतना ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पशुओं की त्वचा में किसकी कमी हो जाती है दोस्तों, मेलाटोनिन की कमी हो जाती है। और ये एल्बिनिज्म जो क्या होता है, यहाँ पे एल्बिनिज्म के कारण क्या होता है, जो जानवर की आंख होती है वो गुलाबी या लाल रंग की हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो है ल्यूसिज्म और एल्बिनिज्म में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ल्यूसिज्म में पूरी त्वचा सफेद हो जाती है लेकिन वहां पे जो आंखें जो होती हैं वो गुलाबी आंखों का अभाव होता है। लेकिन एल्बिनिज्म की बात करें दोस्तों तो उसमें क्या होता है, आंखें जो होती हैं गुलाबी हो जाती हैं, लाल हो जाती हैं। और यहीं पे हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे जो ल्यूसिज्म होता है इसमें मेलाटोनिन की कमी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख सकता है। ठीक है, तो ये आपको ल्यूसिज्म जो है इससे जो है इस विकार से प्रभावित ये सांभर यानी कि अगर हिरण की बात करें वो देखा गया है कावेरी वन्यजीव अभ्यारण्य में। चूंकि बात करें कावेरी वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों, इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1987 में किया गया था। किस अधिनियम के तहत, तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1973 के तहत किया गया था। ठीक है, और यहाँ पे जो है उसके पर्यावरण की रक्षा, जो वहां पे वन्यजीव है और उस वन्यजीव जो वहां का पर्यावरण है उसकी रक्षा, प्रसार और विकास के उद्देश्य से इस अभ्यारण्य का जो स्थापना की गई थी। इसमें कौन कौन से जिले शामिल हैं इस अभ्यारण्य में, तो कर्नाटक के मांड्या, रामनगर और
चामराजनगर जो है वो जिले इस अभ्यारण्य में शामिल है, ठीक है, कावेरी वन्य अभ्यारण्य। अगर हम कुछ और वन्य अभ्यारण्य की बात करें, जैसे कि बांदीपुर वन्य अभ्यारण्य की हम लोग ने देखा, उसी तरह भद्रा टाइगर रिजर्व भी कर्नाटक में है, नागरहोल टाइगर रिजर्व भी दोस्तों कर्नाटक में है, डंडेली अंशी टाइगर रिजर्व भी कर्नाटक में। तो ये कुछ रिजर्व है, अभ्यारण्य है जो आपके एग्जाम पे पूछे जा सकते हैं, तो इनको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? जल्दी से ऑप्शन करें आप लोग, ऑप्शन देख रहे हैं आप लोग, जल्दी से आंसर करें आप लोग, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है, ठीक है। ऑप्शन कर दें, वीडियो को ऑप्शन देख रहे हैं, आंसर करें, वीडियो को शेयर कर दें। और देखिए बहुत से बच्चे लोग जो थे वो ज्योग्राफी की क्लास को लेकर के काफी परेशान हो रहे थे, तो आप लोग परेशान नहीं होइए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्लास आपकी कंटिन्यू रहेगी और आपका जो सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट कराया जाएगा, इसकी श्योरिटी मैं दे रही हूँ। तो इसके लिए आप बिल्कुल परेशान नहीं हुए, एक दो दिन कभी कभी ब्रेक हो जाता है तो उसके लिए आप बिल्कुल परेशान नहीं हुआ करिए, ठीक है। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो ध्यान रखिएगा असम के गुवाहाटी में स्थित है। तो आइए बात करते हैं यहाँ के शोधकर्ताओं ने क्या योगदान दिया है। तो हाल ही में दोस्तों हम बात करें तो इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी गुवाहाटी के जो शोधकर्ता हैं उन्होंने दोस्तों ध्यान रखिएगा एक बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, नैनो कंपोजिट फिल्म का सफलतापूर्वक निर्माण किया, ठीक है। और ये ऑप्टिकल और मैकेनिकल गुणों के साथ जो है एक बायोडिग्रेडेबल नैनो कंपोजिट फिल्म का सफलतापूर्वक क्या किया है दोस्तों, निर्माण किया है, जो कि बायोडिग्रेडेबल होगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, पर्यावरण के लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा। अनुसंधान में देखा जाए किसका प्रयोग किया गया है, तो पॉलीमर का प्रयोग किया गया है, जो रिसर्च हुआ है, जो कि पैकेजिंग से लेकर के चिकित्सा उपकरण तक विस्तृत है। पॉलीमर का इस्तेमाल देखिए पैकेजिंग में भी किया जाता है, क्योंकि चिकित्सा उपकरण जो होते हैं, डॉक्टर जिनके जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें भी पॉलीमर का इस्तेमाल किया जाता है। और साथ ही उनकी अनुकूलनशीलता और बहुमुखी प्रतिभा के कारण विभिन्न उद्योगों में भी इसके ये आवश्यक हो गया, ठीक है। हालांकि बात करें लचीले डिस्प्ले और ऑर्गेनिक तकनीकी जैसे उन्नत अनुप्रयोगों के लिए अत्यधिक लचीले और ऑप्टिकल सक्रिय पॉलीमर की आवश्यकता होती है। इन वांछित गुणों को प्राप्त करने के लिए शोधकर्ताओं ने नैनो मटेरियल्स के समावेशन में गहनता से कार्य किया है। सिंथेटिक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर के चयन में पॉलीविनाइल, ठीक है, यहाँ पे पॉलीविनाइल अल्कोहल एक असाधारण विकल्प के रूप में उभरा है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंथेटिक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर के चयन में देखा जाए तो पॉलीविनाइल अल्कोहल होता है दोस्तों, ठीक है, उसको जो है विकल्प के रूप में ही देखा जा रहा है। अगर हम बात करें पॉलीविनाइल अल्कोहल एक असाधारण फिल्म निर्माता क्षमताओं और मजबूत यांत्रिक गुणों का दावा करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कहाँ के जो है शोधकर्ताओं ने ऑप्टिकल और मैकेनिकल गुणों के साथ एक बायोडिग्रेडेबल नैनो कंपोजिट फिल्म का निर्माण किया है। तो ये किया है दोस्तों इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने, जो कि गुवाहाटी का है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा, है ना। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है हमारा कि स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो गली के जो बच्चे हो दोस्तों, उन बच्चों के बीच में क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किया जा रहा है, जिसका नाम है स्ट्रीट 20। इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो दोस्तों ये किया जाएगा तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में, ठीक है। तो ये पहली बार जो है चेन्नई, ठीक है, मेजबानी करने जा रहा है किसकी दोस्तों, स्ट्रीट 20 क्रिकेट विश्व कप की। अगर हम स्ट्रीट 20 की बात करें तो ये अविश्वसनीय रूप से हृदय स्पर्शी क्रिकेट टूर्नामेंट है, जो कि विशेष रूप से देखा जाए ये एक क्रिकेट टूर्नामेंट है दोस्तों, और इनमें उन बच्चों को शामिल किया जाता है जो सड़क पर रहने वाले बच्चे होते हैं, ठीक है। और जिसका लक्ष्य क्या होता है, क्रिकेट प्रेमियों और बच्चों के अधिकारों की वकालत करने वाले दोनों के दिलों को समान रूप से आकर्षित करना। ध्यान रखिएगा स्ट्रीट 20 का मेजबानी पहली बार कौन करने जा रहा है दोस्तों, चेन्नई करने जा रहा है। स्ट्रीट 20 की बात करें तो ये एक उल्लेखनीय पहल है जो सीमाओं और पृष्ठभूमि से परे 15 देशों की, ध्यान रखिएगा इसमें ना सिर्फ भारत की टीम है बल्कि 15 देशों के जो सड़क पर रहने वाले बच्चे हैं वो इस स्ट्रीट 20 सम्मेलन में क्रिकेट टूर्नामेंट में भाग लेंगे, ठीक है। कौन कौन से देश है इसमें, तो इस असाधारण टूर्नामेंट में देखिए यूनाइटेड किंगडम के, ब्राजील के, हंगरी के, मैक्सिको के, दक्षिण अफ्रीका के, श्रीलंका के, रवांडा के और अन्य देशों के जो बच्चे हैं वो इसमें भाग लेने जा रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्पोर्ट्स के लिहाज से ऐसे प्रश्न जो है एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं
तो ये ध्यान रखिएगा, स्ट्रीट 20 जो कि सड़क पे रहने वाले बच्चों का क्रिकेट टूर्नामेंट है, जिसकी पहली बार मेजबानी चेन्नई के द्वारा की जा रही है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। CSIR का एक सप्ताह एक लैब कार्यक्रम कब से कब तक मनाया जा रहा है? तो कब से कब तक दोस्तों मनाया जा रहा है? तो इसका ऑप्शन है दोस्तों, करेक्ट आंसर इज बी, 11 से लेकर के 16 सितंबर तक। तो यहाँ पे CSIR NISCPR, यानी कि अगर हम इसके फुल फॉर्म को देखें, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च। ठीक है, तो इसके द्वारा जो है एक सप्ताह एक लैब का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कब से कब तक दोस्तों? 11 सितंबर से ये शुरू हुआ है और ये एक जो है 16 सितंबर तक चलेगा। 1 वीक 1 लैब। ठीक है, और इस दौरान जो है, इस सप्ताह के दौरान देखा जाए, जो CSIR NISCPR जो है, जो यानी कि अगर हम इस इंडस्ट्रियल रिसर्च की बात करें, ठीक है, तो इसमें जो है जनता के लिए ये जो है रिसर्च सेंटर क्या किया जाएगा, उपलब्ध कराया जाएगा, तो लोग इस रिसर्च सेंटर में जा सकेंगे। इस दौरान जो है वो इससे संबंधित जो विभिन्न विभाग है उनको देख सकेंगे। और इतना ही नहीं दोस्तों, वो जो है इनसे संबंधित शैक्षणिक और अनुसंधान पहले हैं उससे भी परिचित हो सकेंगे। ठीक है, इस 1 वीक 1 लैब सप्ताह के दौरान, जिसका आयोजन 11 से लेकर के 16 सितंबर तक किया जा रहा है। कार्यक्रम में देखा जाए क्या क्या चीजें शामिल की जाएंगी, तो यहाँ पे देखा जाए विज्ञान संचार और विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित नीति अनुसंधान से संबंधित विषय जो है, विषयों पर लोकप्रिय व्याख्यान होगा, प्रदर्शन किया जाएगा, कार्यशालाएं लगाई जाएंगी, कठपुतली शो आयोजित किया जाएगा, क्विज को प्रतियोगिता होगी और अन्य भी कई तरह की विभिन्न प्रतियोगिताओं और प्रदर्शनियां भी इस सम्मेलन में शामिल की जाएंगी, जिसके माध्यम से जो यहाँ पे जो इस डिपार्टमेंट से, यानी कि इस रिसर्च डिपार्टमेंट से जो संबंधित जितनी भी पहल है उनको प्रदर्शित किया जाएगा इनके माध्यम से। अगर हम बात करें CSI प्रयोगशाला देश में कितनी है दोस्तों, तो 37 जो है CSIR प्रयोगशाला है और प्रत्येक को जो है अपने काम और उपलब्धियों को प्रदर्शित करने का ये सुअवसर प्रदान किया जाएगा इस दौरान 1 वीक 1 लैब के दौरान। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। आइए बात कर लेते कुछ अन्य दिवस की जो हाल फिलहाल में चर्चा में था। जैसे कि अगर हम बात करें इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक, यानी कि शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस, ये हर साल जो है विश्व स्तर पर 9 सितंबर को मनाया जाता है। वही बात करें दोस्तों कि यहाँ पे जो ई मोबिलिटी के उत्सव को चिन्हित करने के लिए 9 सितंबर को एक दिवस और मनाया जाता है, यानी कि ईवी दिवस। ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड ईवी डे कब मनाते हैं दोस्तों? 9 सितंबर को ही मनाते हैं। देखिए 9 सितंबर को एक दिवस और मनाया हम लोगों ने, हिमालय डे। ठीक है, हिमालय दिवस मनाया 9 सितंबर को। तो हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र और क्षेत्र को संरक्षित करने से के उद्देश्य से लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया जाता है। अच्छा, यहाँ पे देखिए पीटी डे यानी कि फिजियोथेरेपी डे भी मनाते हैं दोस्तों। किस तारीख को? 8 सितंबर को। ठीक है, इसकी शुरुआत 1996 से किया गया था। तब से देखा जाए हर साल जो है 8 सितंबर को विश्व पीटी दिवस मनाया जाता है, यानी कि विश्व फिजियोथेरेपी दिवस मनाया जाता है। वही बात करें दोस्तों, हर साल जो है 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस जो है आयोजित किया जाता है। किसके द्वारा? तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। ठीक है, हर तारीख 7 सितंबर को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया जाता है। तो ये दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण दिवस थे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कहाँ की पुलिस द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को सहायता के लिए सवेरा योजना शुरू किया गया है। तो सवेरा योजना किस यहाँ पे जो है पुलिस के द्वारा वरिष्ठ नागरिकों, ये सवेरा योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को सहायता दिया जाएगा। किसके द्वारा शुरू किया गया? ऑप्शंस आप देख रहे हैं और करेक्ट आंसर सी है प्रयागराज। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो प्रयागराज ने अपने समुदाय में, ठीक है, वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण को सुनिश्चित करने की दिशा में एक सक्रिय कदम उठाया और उन्होंने, ठीक है, क्या किया? हाल ही में कौन सी योजना शुरू किया दोस्तों? सवेरा योजना। और इसका उद्देश्य क्या होगा? सवेरा योजना जो प्रयागराज जोन है दोस्तों, जिसके भीतर जो है 7 जिले आते हैं, उनके जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके स्वास्थ्य और अन्य आपात स्थितियों के दौरान जो है आवश्यक सेवा प्रदान करना। ठीक है, तो एक तरीके से जो वरिष्ठ नागरिक हैं, जो 60 से ऊपर जिनकी आयु है, उनके लिए सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए सवेरा योजना शुरू किया गया है प्रयागराज जोन के जो पुलिस है उनके द्वारा।
इस पहल ने महत्वपूर्ण ध्यान और भागीदारी प्राप्त की है, जिसमें से अगर पिछले 3 दिनों में देखें तो 700 से अधिक जो है वरिष्ठ नागरिकों ने इसमें रजिस्ट्रेशन करा है, पंजीकरण करा है। सवेरा योजना के तहत देखिए क्या किया जाएगा। जो प्रयागराज पुलिस है दोस्तों, वो 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को एक व्यापक रिकॉर्ड बनाए रख रही है। ये रिकॉर्ड क्या करेगा, एक समर्पित हेल्पलाइन, ठीक है, ध्यान रखेगा, नंबर 112, ठीक है, ध्यान रखेगा, वरिष्ठ नागरिकों के लिए समर्पित हेल्पलाइन नंबर का नंबर क्या है दोस्तों, 112 है। उसके माध्यम से सुलभ है, जो जरूरत के समय अगर जरूरत होगी वरिष्ठ नागरिकों को किसी भी सहायता की तो त्वरित और कुशल प्रतिक्रिया जो है वो सुनिश्चित करेगा। अब जितने भी लोग जो वरिष्ठ नागरिक होंगे उस जोन के, ठीक है, जो रजिस्ट्रेशन कराए होंगे, उसमें क्या होगा, जो रजिस्ट्रेशन के बाद क्या होगा, जो पुलिस कर्मी होंगे उनकी प्राथमिक देखिए जिम्मेदारियां क्या होंगी, तो वो जो है वरिष्ठ नागरिकों के घर में नियमित रूप से जांच करते रहेंगे, सुरक्षा जांच करते रहेंगे, देखेंगे कि उन्हें किसी भी तरह की कोई आवश्यकता तो नहीं है, ठीक है। तो उनके मतलब एक तरीके से उनका समाचार लेने के लिए, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए वो हमेशा रजिस्टर्ड मोबाइल, जो रजिस्टर्ड नागरिक है, वरिष्ठ नागरिक है, उनकी नियमित सुरक्षा जांच करते रहेंगे, ठीक है, ये चीज है, तो ध्यान रखेगा। क्या नाम है, सवेरा योजना, प्रयागराज पुलिस के द्वारा शुरू किया गया। दोस्तों ये क्वेश्चन ना सिर्फ आपके करंट अफेयर बल्कि ध्यान रखेगा यूपी स्पेशल भी हो जाता है। आते दोस्तों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि भारत और किस देश के बीच वरुण नौसेना अभ्यास का आयोजन किया गया। तो वरुण नौसेना अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच में किया गया है। ऑप्शंस आप देख रहे हैं और इसका करेक्ट आंसर है बी, फ्रांस, ठीक है। तो भारत और भारतीय और फ्रांस की जो नौसेना है दोस्तों, उनके बीच में, ठीक है, अभी हाल ही में 21वें संस्करण का, ठीक है, एक द्विपक्षीय अभ्यास है, 2 पक्ष यानी कि भारत की नौसेना और फ्रांस की नौसेना इसमें भाग लेती है। और ठीक है, ये 21वां संस्करण था किसका दोस्तों, वरुण अभ्यास का, 2023वां, और ये दूसरा चरण आयोजित किया गया कहां पे, अरब सागर में। तो ध्यान रखिएगा, वरुण अभ्यास का 21वां संस्करण था जिसका 2 चरणों में आयोजित किया गया। पहला चरण ध्यान रखिएगा दोस्तों जनवरी में किया गया था। इस अभ्यास के देखा जाए तो अभ्यास में दोनों पक्षों के, ठीक है, गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट, टैंकर, समुद्री गश्ती विमान और संयुक्त हेलीकॉप्टरों ने भाग लिया, ठीक है। ये 3 दिनों तक चलने वाला अभ्यास था। इसमें संयुक्त संचालन, पुनर्गठन और विभिन्न सामरिक युद्धाभ्यास जो है वो शामिल थे। अगर हम बात करें जो पहला चरण था दोस्तों, ये वरुण अभ्यास का पहला चरण जो था, ठीक है, ये 16 से लेकर के 20 जनवरी तक आयोजित किया गया था भारत के पश्चिमी तट पे। अगर हम बात करें भारतीय नौसेना और जो फ्रांसीसी नौसेना के बीच में ये जो अभ्यास है, इसका आयोजन 1993 में, ठीक है, नौसैनिक अभ्यास दोनों देशों के बीच में शुरू किया गया था। आगे चलकर के इन दोनों देशों के बीच में जो नौसेना अभ्यास होता है उसका नाम रखा गया वरुण 2001 में, ठीक है। तब से यह अभ्यास जो है भारत और फ्रांस के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने का प्रतीक रहा है। तो ध्यान रखिएगा, वरुण अभ्यास का आयोजन किया गया, 21वां संस्करण था, ठीक है। और यहाँ पे जो पहला संस्करण जनवरी में आयोजित किया गया था भारत के पश्चिमी तट पे, अरब सागर में आयोजित किया गया द्वितीय संस्करण, ठीक है, हाल ही में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि भारतीय विमानन क्षेत्र को मजबूत करने के लिए भारतीय रेलवे के गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा और किसके बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो ऑप्शंस आप देख रहे हैं और इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ए, एयरबस। तो यहाँ पे ध्यान रखेगा, ये जो भारतीय रेलवे के गति शक्ति विश्वविद्यालय दोस्तों, जो कि वडोदरा, गुजरात के वडोदरा में स्थित है, और जो एयरबस है, उनके बीच में एक समझौता ज्ञापन किया गया है नई दिल्ली में। और उद्देश्य क्या है इस समझौते का, जो भारतीय विमानन क्षेत्र है उसको और मजबूत करना, ठीक है, ये इसका उद्देश्य है। इसके साथ ही देखा जाए तो एयरबस और टाटा ने वडोदरा गुजरात में भारत के C295 विमान के डिजाइन, नवाचार, निर्माण और विकास के लिए भी साझेदारी की घोषणा किया है। तो ये जो विमान है दोस्तों C295, इसको डिजाइन करने के लिए, इसमें नया इन्वेंशन करने के लिए, इसका निर्माण करने के लिए तो एयरबस और टाटा ने क्या किया है, समझौता किया है, साझेदारी की है। एयरबस की बात करें दोस्तों तो ये दुनिया में वाणिज्यिक विमानों का सबसे बड़ा निर्माता है और ये प्रमुख निर्माता है किसका दोस्तों, हेलीकॉप्टर्स का, रक्षा और अंतरिक्ष उपकरणों का एक प्रमुख निर्माता है। अगर हम गति शक्ति विश्वविद्यालय की बात करें जो कि गुजरात वडोदरा में स्थित है, इसकी स्थापना 2022 में किया गया था और इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन है दोस्तों, अश्वनी वैष्णव है। तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, खासकर ये विश्वविद्यालय में इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए आज के लास्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि किस राज्य सरकार ने राज्य में
साइबर सुरक्षा के बढ़ते मामलों के कारण 337 करोड़ रुपए की साइबर सुरक्षा परियोजना लागू करने का निर्णय लिया है। ऑप्शंस आप देख रहे हैं और चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते दोस्तों, प्लीज क्या करिए, ठीक है, आप लोग का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, महाराष्ट्र। तो जो महाराष्ट्र सरकार है दोस्तों, महाराष्ट्र में लगातार देखा जाए तो साइबर अपराध के मामले लगातार बढ़ रहे थे। उसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया कि एक क्या किया जाएगा, साइबर सुरक्षा परियोजना जो है लागू की जाएगी, जिसका जो है बजट कितना होगा, 837 करोड़ रुपए होगा, ठीक है। तो साइबर सुरक्षा परियोजना लागू करने का निर्णय किसके द्वारा लिया गया है, महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा लिया गया है। परियोजना के लागू होने के बाद देखा जाए जो नागरिक होंगे दोस्तों, वो साइबर अपराध के जो मामले होंगे अगर कोई भी, तो उसको मोबाइल ऐप या फिर पोर्टल के माध्यम से उनकी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे। इस परियोजना में कमांड और नियंत्रण केंद्र होगा, प्रौद्योगिकी सहायता प्राप्त जांच होगी, उत्कृष्टता केंद्र, क्लाउड आधारित डेटा केंद्र और सुरक्षा संचालन केंद्र जो है वो शामिल होंगे, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा 10 MCQ। अब बात करते हैं आज के फैक्ट्स ऑफ द डे की। तो आज का हमारा सबसे पहला फैक्ट है कि पहला यूएस आसियान केंद्र स्थापित किया जाएगा। कहां किया जाएगा, वाशिंगटन यूएसए में किया जाएगा। भारत का अग्रणी महिला फैशन ब्रांड, ठीक है, फैशन ब्रांड की बात करें जिसका नाम है डब्लू, ठीक है। तो डब्लू एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है, किसे किया गया, अनुष्का शर्मा को, ठीक है। अगला है ग्लोबल फिनटेक अवार्ड 2023 में खाड़ी सहयोग देशों क्षेत्र में लीडिंग फिनटेक पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। किसने जीता है, अदीब अहमद ने जीता है। अगला G20 टेक स्प्रिंट, ठीक है, टेक स्प्रिंट 2023 का विजेता घोषित किया गया है। किसे किया गया है, टीम सेक्रेटरियम लिमिटेड को। हीरा क्राफ्टिंग कंपनी विज्ञान आधारित लक्ष्य पहल में शामिल होने वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई। कौन सी दोस्तों, श्री रामकृष्ण एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड बन गई है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो शेयर कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा लोग को। और साथ ही साथ जो मैंने करंट अफेयर के दौरान जो मैं आपसे प्रश्न पूछती हूँ दोस्तों, उसका कोशिश क्या करिए, आप लोग आंसर दिया करिए, ठीक है। आप लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन से ज्यादा जो मैं प्रश्न पूछती हूँ कम से कम उसका आंसर भी देंगे तो भी बहुत मुझे अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे जो है इसकी PDF डेली करंट अफेयर की जो है वो टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाइए डाउनलोड करिए, ना सिर्फ डाउनलोड करिए, अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए। फिर मिलते हैं दोस्तों अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।